फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो क्लास है वो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथ है उसकी फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास में हम उसका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मतलब 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक की जो पहला चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज है, उसका पहले ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पहली संख्या दी गई है 140, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 140, इसको ऐसे एक बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले से याद रखना, जब भी अभाज्य गुणनखंड करने हो तो हमें जो संख्या काटने वो अभाज्य संख्याओं के क्रम के अनुसार ही काटनी पड़ेगी। जैसे पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से काट के देखेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 2 से। शुरुआत करेंगे हम 2 से, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है जिसके बाद में 2 जीरो हो या कोई सम संख्या हो 2 से कट जाती है। तो यानी इसके बाद में जीरो है तो ये 2 से हमेशा कटेगी जरूर, ठीक है। पूर्णतः विभाजित होगी 2 से। तो 2 से काटो, जब 2 से काटेंगे 2 से 14, जीरो का जीरो, ठीक। इसके भी बाद में जीरो है, ठीक है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। तो 2 35। अब इसके लास्ट में जो है एक विषम संख्या आ गई, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम देखेंगे उसके बाद 3 से विभाजित करके। 3 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके जो अंक होते हैं ना, उनको जोड़ के ये देख लेते हैं कि उनका जो योगफल है वो 3 से विभाजित है या नहीं है, ठीक। तो 5 और 3 8, 8 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। और उसके बाद हम 2 हो गया, 2 से नहीं कटती, 3 से नहीं कटती, ठीक। इसके बाद आता है 5, 5 से देखेंगे तो 5 से जिसके बाद जिसके लास्ट में 5 या जीरो होता है वो संख्या हमेशा 5 से ज़रूर कटती है, ठीक है। तो इसको हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से विभाजित 100% हो गया। तो चलिए 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 5 7 35, और 7 तो एक अभाज्य संख्या है ही, तो 7 से ही कटेगी 7, ठीक। तो इसको अब इसके जो हमारे पास है इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, ठीक। एक एक चूँकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसको लिख देंगे हम 2 की पावर कितनी, 1 1 2 गुणा 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो हमारा यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा, तो इसको मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 156, ठीक है। बिल्कुल सेम, मतलब सेम तरीका वही रहेगा जो पहले किया था हमने 140 का, ऐसे करेंगे इसको। 156, इसको एक बॉक्स में लिखते हैं ऐसे। तो लास्ट में क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से 100% विभाजित होगी, ठीक है। तो 2 से विभाजित करते हैं, 2 2 से 14 बचा 1, ठीक। 1 और 6 16 है, यानी 2 8 16, ठीक है। तो इसके 78 8 भी क्या है, एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो यह भी 2 से विभाजित होगा। 2 यानी कितने बार कटेगा, 39 बार। अब 39 के बाद में क्या आ गई, एक विषम संख्या, इसलिए संख्या 9 से विभाजित किसी भी सूरत पे नहीं होगी, ठीक है। इसलिए अब इसको देखते हैं 3 से विभाजित होती है या नहीं। 3 से विभाजित देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या होती है ना उसके अंकों को जोड़ देते हैं। जैसे 9 और 3 12, 12 3 से विभाजित है, हाँ है, तो इसलिए यह संख्या 12 से विभाजित होगी, 100% होगी, ठीक है। सॉरी 3 से विभाजित होगी, 100% होगी। तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 ही कम 3, 3 तिया 9। अब जैसे कि हमें पता है 13 13 एक खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी से तो कटेगी नहीं, सिर्फ 13 से ही कटेगी, इसलिए इसको 13 लिख देंगे और 1, ठीक। अब इसको ऐसे करके लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। उसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं मिटा मिटा करके दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी ऐसे ही करते हैं, 3825। चूँकि इसके लास्ट में क्या है, एक विषम संख्या, इसलिए 2 से तो कटेगी नहीं, ठीक है। 2 को तो हम छोड़ देंगे, फिर देखेंगे 3 से कटती है या नहीं है, 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ दो। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 3 से विभाजित है, हाँ है, इसलिए संख्या 3 से 100% विभाजित होगी, ठीक है। तो उसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15 हो गई। अब ये भी एक विषम संख्या है, ठीक है। फिर इसके अंकों को जोड़कर देखेंगे कि 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 5 और 7 12, 12 2 14 और 1 15, 15 होती है 3 से विभाजित, हाँ। तो इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक। 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर एक विषम संख्या आ गई, ठीक है। लास्ट में 5 है तो 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, ठीक। तो अंकों को जोड़ कर देखेंगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से विभाजित है, नहीं है। तो यह संख्या किसी भी सूरत पे 3 से नहीं कटेगी, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब लास्ट में 5 हैं और ये हमको पता है कि जिसके बाद में 5 होता है या 0 होता है वो 5 से कटती है। तो यह संख्या 3 से तो कटती नहीं, तो अब कहीं से कटेगी, 5 से, 100% कटेगी 5 से, ठीक है। 5 5 8 40, बच्चे 2, 5 5 25। ये भी, इसके भी लास्ट में क्या है 5, तो ये भी 5 से कटेगी, तो 17। और 17 का हमें पता है खुद एक अभाज्य संख्या है, वो खुद से कटेगी, वो और किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। तो 17। अब इसको लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख देंगे जैसे उस लिखा था, सॉरी 3 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक। यानी 3 की पावर 2 और जी 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं मतलब सभी क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा है हमारा 505, ठीक है। इसको करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है बाद में क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है, 2 से नहीं कटेगी। फिर 2 के बाद कहीं से देखते हैं, 3 से। तो 3 से कैसे बताया था मैंने कि इनके अंकों को जोड़ देते हैं, 5 0 5 5 और 5 10। तो 10 3 से कटता है नहीं, तो इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद देखते हैं 5 से, और 5 का मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 5 या 0 हो तो वो संख्या 100% 5 से विभाजित होगी पूर्णतः, ठीक है। तो 5 से विभाजित करो इसको, 5 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब इसके बाद में क्या आ गया, 1। तो 5 से तो विभाजित नहीं होगी, ठीक है, 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद 7 से विभाजित करके देखो, 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है। 7 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो 3 अंक लेते हैं, ठीक है, उन 3 अंकों में से इसको घटा देते हैं। और अगर जो अंतर आएगा अगर वो 7 से कट जाता है तो संख्या भी 7 से कटेगी। लेकिन अगर इनके अंकों का योग इसमें से अगर 1 घटा तो 0 0 बचता है, ठीक है। 0 0 7 से विभाजित नहीं होता, तो इसलिए यह तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब यह संख्या कैसे कटेगी, 11 से, ठीक। 11 से, 11 नम 99 और 11 एकम 11, ठीक है। 11 से विभाजित करने के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ तुमको, कैसे मतलब चेक कैसे करते हैं कि 11 से कटेगी या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अलग ही बता देता हूँ। अगर हमें देखना है कि संख्या 11 से कटती है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, संख्या लेंगे, जैसे कि ये संख्या है, तो इसके जो अल्टरनेटिव अंक है, यानी जैसे 1 और 0, इनको जोड़ लिया हमने, कितना हो गया, 1 + 0 बराबर 1, और इनको जोड़ लिया, कितना हो गया, 1 + 0 बराबर 1।
अगर इनका अंतर, ठीक है, इनको घटाकर अगर 0 आ रहा हो या फिर 11 आ रहा हो या 22 आ रहा हो या 11 का कोई भी गुणनखंड आ रहा हो, ठीक, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो इसमें इनको घटा के आ रहा है 0, तो ये संख्या 11 से कटेगी 100%। एक मिनट, सॉरी 11 से तो कटेगी, पता चल गया तुमको, लेकिन ये संख्या 7 से विभाजित होगी। एक चीज़ और बता दूं मैं तुमको कि अगर कोई संख्या ऐसे लिख रही हो ना, चलो मैं वो देखता हूँ 7 से, मैंने क्या बताया था, 7 से विभाजित चेक करने के लिए, 7 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 1001 दे रखा है तो उसके 3 टर्म लेंगे, ठीक है। 3 टर्म में से ये जो बच गया उसको घटा देंगे, ठीक, कितना है 0 0 0। और जैसा हमें पता है 0 7 से विभाजित करेंगे तो 0 ही काटेगा, ठीक है, मतलब कट जाएगी एक तरीके से, पूर्णतः कट जाएगी, यानी शेषफल क्या बचेगा 0। जब पूर्णतः कोई संख्या विभाजित होती है तो उसमें शेषफल जो है ना, रिमाइंडर, वो हमेशा क्या बचता है 0। तो इसमें भी रिमाइंडर क्या बचेगा 0 ही बचेगा, इसलिए 7 से 100% कटेगी, ठीक है। तो चलो 7 से काट के देखते हैं। 7 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 7 या 21, यह नहीं, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28 और 7 या 21, ठीक। फिर इसको अब 7 से देखेंगे काट कर, 7 से नहीं कटेगी, ठीक है, अब नहीं कटेगी 7 से, अब यह कटेगी 11 से। 11 से चेक करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि 143 है, इनको जोड़ो, कितना है 4। अब यहाँ पे कुछ इसके आगे कुछ है नहीं तो यही बचा, तो इसको घटा दो 0। अगर 0 आ गया या फिर 11 आ गया तो वो 11 से कटेगी 100%, ठीक है। तो इसको 11 से काटो, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, और 13 का हमें पता है, 13 क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, बस इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बताते हुए चल रहा हूँ ना कि मतलब विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, कि पता कैसे करेंगे कौन सी संख्या किससे कट रही है या नहीं कट रही है, ठीक है। वरना बताने खुद अगर मुझे खुद करना हो, खुद काटना हो, ठीक है, तो मैं तुरंत कर दूंगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खुद करके देखना, ठीक है, एक एक बार पता चल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7429, ठीक है, 7429। चलो इसके गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। एक बात बताओ, लास्ट में क्या है, विषम संख्या, इसलिए 2 से तो नहीं कटेगी। 2 के बाद कहीं से देखते हैं हम, 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं, इनके अंकों को जोड़ देंगे, 9 2 11 4 15 7 22, 15 7 22, 22 3 से कटती है नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। अब 3 के बाद कहाँ से देखते हैं, 5 से। 5 से वही संख्या कटती है जिसके बाद में या तो 5 हो या फिर 0 हो, लेकिन इसके बाद में तो 9 है, इसलिए 5 से नहीं कटेगी, ठीक। और अब बात है 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 7, ठीक है। 7 से मैंने बताया था कैसे देखते हैं, इसके 3 लास्ट के 3 अंक देखेंगे, 429, उसमें से जो बच गया उसको हटा देंगे, कितना है 428। अब इस संख्या को देखेंगे कि यह संख्या 7 से कटती है या नहीं कटती है, ठीक। जब हम देखेंगे तो 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 से नहीं कटती, इसलिए यह 7 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। अब जांच करते हैं कहीं से, 11 से। 7 के बाद 11 आता है ना, तो 11 से जब हम लेंगे इसको, 7 4 2 और 9, ठीक, 7 4 2 9, ये तो है 7 4 2 9, इनको जोड़ो, कितना आया 7 + 2 = 9। ये खुद करके देख लेना एक बार, ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, वरना मैं जो है मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 11, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 13, दोनों का अंतर क्या रहा 2, ना तो 0 आ रहा ना 11, इसलिए 11 से भी नहीं कटेगी, ठीक। तो 11 से भी नहीं कटेगी। 11 के बाद कौन सी संख्या आती है हमारे पास, 11 के बाद आती है हमारी 13 है,
ओ, 13 से काटने का कोई अलग से फंडा नहीं है, पर इतना पता है कि जो संख्या 7 और 11 से कटते हैं वही 13 से कटती है। इसलिए 13 से काट के देख लेंगे। 13 पंजे 65, ठीक है, बचा 9, 13 छिक 78, 13 पंजे 65, 9, 13 सत्ते 91, एक 13 से भी नहीं कटेगी यार। अब देखेंगे 13, 13 के बाद क्या आता है हमारा 17, 17 से काटो 17, 17 इंटू 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6, 17 चौका 68, 17 ते 51, इसको 17 से देखते हैं। 17 से देखते हैं तो 17 चौका 68, 17 ते 51 और 17 सत्ते 119, 17 से कट जाएगी संख्या, ठीक है। कहीं से कटेगी 17 से, तो 17 से काटो इसको। ये तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि कौन संख्या किससे कट रही है, ठीक है। मैं तुम्हें छोटी छोटी संख्याओं को काटने के फॉर्मूला बता दिया एक तरीके से, मतलब जांच कैसे करते हैं, किस संख्या से कटेगी नहीं कटेगी वो बता दिया, ठीक है। तो इसको देखते हैं। 17 से काटो तो 17 चौका 68, बचे कितने 6, 17 ते 51 बचे कितने 11 और 17 सत्ते 119। फिर 17 से काटो उसको। 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 दूनी 34 और 9, अभी 17 से नहीं कटेगा, ठीक है। 17 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं किस से कटेगा ये। अभी संख्या 17 से नहीं कटेगी, ठीक है, 17 से नहीं कटेगी। अब 17 के बाद कौन संख्या आती है 19, ठीक। 19 से काट के देखो उसको। 19 दूनी 38, 5, हाँ ठीक है, 19 दूनी 38 और 19 57, ठीक, ये कट गई। उसके बाद 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए कहाँ से कटेगी, ओनली 23 से कटेगी, ठीक। तो हमारे पास ये इसके गुणनखंड आ गए कौन से, 17 गुणा 13 गुणा 23, ठीक है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में, मतलब अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, अगले क्वेश्चन हमारे पास है क्या, इसमें क्या करना है, देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली संख्या लेते हैं हम, ये वाली कौन सी, 26 और 91। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। इसके गुणनखंड करेंगे तो अभी बताया था मैंने। बाद में क्या है, विषम संख्या है, वो सम संख्या है, तो 2 से कटेगी 100%, तो 2 से 13 बार, ठीक। और 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए 13 से ही कटेगी और किससे नहीं कटेगी। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक। अब इसके गुणनखंड करो। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगी नहीं कटेगी, क्योंकि बाद में विषम संख्या है, याद रखना, ठीक है। 3 से 9 और 1 10, ठीक। 10 3 से कटती है नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगी। फिर आता है 2 3 5, 5 से एक संख्या कटती है जिसके बाद में 0 या 5 हो, तो इसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगी। अब आता है 7, 7 हाँ 13 7 91, 7 से कट जाएगी 13, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से कटेगी। तो इसके आ गए 7 गुणा 13, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एक चीज़ याद रखना, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट का मतलब होता है जो दोनों में, ठीक है। और लोएस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, जो सबसे छोटा मतलब सभी में मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट यानी एचसीएफ देखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। हम निकालना है एचसीएफ। ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है हमारे पास 13 की पावर 1। सबसे छोटी पावर देखते हैं, याद रखना एचसीएफ में सबसे छोटी पावर। अगर मान लिया यहाँ पर 13 की पावर 1 होता है, यहाँ पर 13 की पावर 2 होता, तो कॉमन क्या होता, 13 की पावर 1, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 13 की पावर 1 यानी 13। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 13। अब एलसीएम में सबसे बड़ी प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर, जैसे इसमें 2,
ठीक है। क्या है, दो 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 की पावर, दो की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक, तो दो की पावर एक ही ले लेंगे गुणा। उसके बाद 7 हैं तो 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक, तो 7 की पावर एक ही ले लेंगे। उसके बाद क्या है 13, तो 13 की सबसे बड़ी पावर क्या है दोनों में, एक, तो एक ही ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम, यानी 17 दूनी 34 गुणा 13। ठीक है, तो 13 चौका 52, 13 ते 39, 13 चौका 52, हासिल को 5, 13 ते 39 और 5 44। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। ठीक है, ये एचसीएफ आ गया और ये आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। ठीक है, जांच कैसे करते हैं, जांच में करना है हमें, संख्या थी हमारे पास 26 और 91, याद रखना। हमें जांच करनी है इसकी कि एचसीएफ 26 91, ठीक, गुणा एलसीएम 26 91 बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 गुणा 91 के। ठीक, तो चलो करते हैं, जांच करो। 26 इसका एचसीएफ कितना आया था हमारे पास, एचसीएफ आया था 13। ठीक, और जी एलसीएम, एलसीएम क्या आया था 442। ठीक, और यह 26 इंटू 91। तो पहले इनकी गुणा करो, 13 दूनी 26, हासिल को 2, हासिल को 2, 13 चौका 52 और 2 54, हासिल को 5। ठीक है, 13 चौका 52 और 5 57। ठीक है, ये होगी हमारे इधर गुणा करके आया, ये इधर भी गुणा करके यही आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। ठीक है, जांच के लिए, जांच का मतलब यही तो है कि दोनों तरफ जो है सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए करो तय गुणा, 26 26 से कम 26, हासिल को 2, 26 9 में कितने होते हैं, 9 6 54, 9 दूनी 18 5 23, और 2 ये कितना, अरे गुणा करो ना, चलो गुणा ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट, इसको गुणा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसमें 13 की गुणा करो, इसको हम लिख देते 13 गुणा 2। पहले 13 गुणा करो, 13 एकम 13, हासिल को 1, 13 नम में 117 1 100, 13 नम में 117 तो होता है, हाँ 13 नम में 117 1 118। अब इसमें 2 की गुणा करते हैं, 2 3 अच्छे 118 दूनी 236। ठीक, हमारे पास क्या आया, इधर आया 236 और 6, कहीं गलत हो गया क्या, एक मिनट, ये आंसर कैसे गलत आ रहा है, हमारा कोई गलती हो गई क्या, एक मिनट मैं देखता हूँ, शुरू से देखते हैं। ठीक है, चलो इसको एक बार रिपीट करते हैं दूसरे शुरू से। चलो सबसे पहले निकालते हैं इसको एचसीएफ, एचसीएफ किसका 26 और 91 का, और फिर निकालना है हमको एलसीएम इसका 26 का और 91 का, फिर दो संख्या दे रखे 26 और 91। ठीक है, तो चलो निकालो। एचसीएफ में देखते हैं सबसे छोटी पावर। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, याद रखना दोनों में कॉमन होना चाहिए, और सबसे छोटी पावर देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है 13, और सबसे छोटी पावर क्या है 1, तो इसका एचसीएफ आ गया कितना 13। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, तो 2, जैसे 2 है, 2 की पावर सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो एक ही ले लिया। फिर आता है 7, तो 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 7, एक ही है। ठीक है, फिर आता है 13, तो 13 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो आएगा 2 7 14 गुणा 13, 13 चौका 52, 13 कम 13 और 5 18। ओ यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी यार, सॉरी, मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी थी। ठीक है, ठीक है, आप मत करना वो गलती। ठीक है, चलो अब सही है। ठीक है, तो हम अब जांच करते हैं इसकी, अब क्या करते हैं जांच, जांच कैसे करेंगे कि जांच क्या करनी है हमें, एचसीएफ 26 91 गुणा एलसीएम 26 91 बराबर 26 गुणा 91।
ठीक, तो चलो करते हैं। HCF हमारे पास क्या आया था 13 गुणा LCM 182 26 गुणा 91। जब इसकी गुणा करती है हमने क्या आया था हमारे पास 2366। इस केस में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 हासिल को 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल को 10, 13 एकम 13 10 23। तो हमारे पास क्या LHS जो है RHS के बराबर आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब जांच करने पर पाया गया कि ये क्या है, बिल्कुल सही है, सत्यापित। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सत्यापित, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, स्पेस नहीं है इसलिए न इसको मिटाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करते हैं अब, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब जल्दी जल्दी करते हैं। एक क्वेश्चन पूरा यहीं पर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 510 और 92। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका गुणनखंड, दोनों के हम गुणनखंड करने पड़ेंगे दोनों के। चलो करते हैं। इसका बाद में 0 है, विषम संख्या है, वो सॉरी सम संख्या है, तो 2 से कटेगी 100%। तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, और जी 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255। ठीक है, फिर अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि बाद में विषम संख्या आ गई। ठीक, अब हम देखेंगे कि 5 से कटता है नहीं, तो 5 5 सॉरी 3 से, 3 5 5 10 और 2 12, 3 से कटता है तो 3 से कटेगा 100%। 3 8 24, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 8 13, 13 3 से कटता है नहीं, तो 13 3 से नहीं कटेगा, हम काटेंगे इसको 5 से, तो 5 17। अब ये कोई 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से ही कटेगी। ठीक है, 1। ओके, अब इसको देखते हैं। 2 से कटेगी, हाँ 2 से कटेगी, तो कितना जाएगा हमारे पास 46। 2 से कटेगी, हाँ 2 से कटेगी क्योंकि समय बाद में। ठीक, अब 2 से कटेगी नहीं क्योंकि 23 एक खुद अभाज्य संख्या है और 23 से ही कटेगी। ठीक, तो हमारे पास अब इनके निकालने हैं HCF और LCM। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके गुणनखंड को लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 एक साइड में। ठीक, अब इसके गुणनखंड को लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 23 की पावर 1। ओके, अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF कितना, 510 और 92, और फिर निकालना है LCM कितना, 510 का और 92 का। निकालो HCF के बारे में मैंने क्या बताया था, HCF में मैंने बताया था कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 2। ठीक, और 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2, तो HCF हमारा क्या आ गया, 2, और कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, तो HCF हमारा क्या आ गया, 2। अब देखते हैं LCM के लिए क्या बताया था मैंने, दोनों में प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लेनी है। पहला गुणनखंड क्या है, 2, 2 की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 गुणा, फिर इसके बाद 3 है, 3 की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, 5 5 की 1, 17 17 की 1, और फिर 23 की 1। ठीक, इनके आपस में गुणा कर दो। जब इनके आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 12 गुणा 5, ठीक, और रहेगा 17 गुणा 23, रहेगा 60, 17 गुणा 23, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 17 अच्छी का 102 गुणा 23। 23 किस में गुणा करेगा तो 23 किस में गुणा करेंगे, 23 0 0, 23 दूनी 46, हासिल को 4, 4 के 4 और 23 एकम 23। ये आ गया हमारे पास इसका LCM। कितना बड़ा आएगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब जांच करते हैं। अब इसकी जब जांच करेंगे तो क्या करेंगे, जांच के लिए मैंने क्या बताया था, अब इसकी करते हैं जांच कैसे होगी कि HCF कितने का, 510 92 का गुणा LCM कितना, 510 और 92 का, बराबर कितना,
510 गुणा 92 आना चाहिए। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब चलो करते हैं। एचसीएफ कितना है हमारे पास 2, एलसीएम कितना है 234 60, और ये कितना है 510 गुणा 92। ओके, अब इनकी आपस में गुणा करो। अब इनके आपस में जैसे गुणा करते हैं तो गुणा करने पे जब इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 46 और 920 आएगा। जब इसके आपस में गुणा करेंगे तो ये भी 46 920 ही आएगा। यानी जो LHS है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और R यानी RHS यानी राइट हैंड साइड, ये दोनों हमारी बराबर आ गई। यानी जो ये क्या हो गया हमारा सत्यापित। हमें जांच करनी थी कि ये सही है या नहीं है, यानी हमें ये दिखाना था कि इनका गुणनफल इसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं। तो हमने सत्यापित कर दिया। ठीक है, जांच कर ली, हाँ आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी तुम्हारे आपके समझ में आया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो समय है बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी करता हूँ। इसको मिटाओ, मिटाने में 1 घंटा लगता है यार, आधा घंटा हुआ, कोई वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे कमेंट में एक बार बता देना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या निकालना है हमें 336। पहले निकालना है HCF कितने का 336 और 54 का। फिर निकालना है LCM कितने का 336 और 54 का। ठीक है, और फिर हमें दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या मतलब ये संख्या और ये संख्या का गुणनफल बराबर है किसके, HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका गुणनखंड विधि से। वो क्या, HCF और LCM। तो एक संख्या हमने यहाँ पे लिखी 336। ठीक, एक संख्या हमने यहाँ पे लिखी 54। ओके, जब करेंगे इस, बताओ 2 से कट जाएगी। हाँ 2 से कट जाएगी, क्योंकि बाद में क्या है एक सम संख्या है। तो 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16। अब 2 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, क्योंकि बाद में सम संख्या है। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब भी कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, क्योंकि बाद में फिर सम संख्या है। 2 से कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 42। फिर 2 से कट जाएगी, क्योंकि बाद में सम संख्या है। ठीक है, 2 यानी कितने 21 बार। अब बताओ 2 से कट जाएगी, नहीं। 2 के बाद किसे देखेंगे, 3 से। क्रम के मतलब अभाज्य संख्याओं का जो क्रम होता है ना, 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे ही काटते चलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई पहले 2 से काट दी, फिर 7 से काट दी, फिर 5 से काट दी, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, और समझ भी नहीं आएगा। गलत तो होगा नहीं, लेकिन समझ में नहीं आएगा, वो गलत पैटर्न है। ठीक है, तो कर्म के अनुसार काटते चलेंगे। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगी तो 3 से देखेंगे। 3 से काटने के लिए मैंने बताया था कि उनके संख्या के अंकों को जोड़ लो। 2 और 1 3, 3 कट रहा है 3 से, तो संख्या भी कटेगी 3 से। ठीक है, तो 3 से कट जाएगी, 3 सते 21। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो वह बस 7 से कटेगी। ठीक, तो इसका जो हमारे पास आगे गुणनखंड में क्या क्या आ गए, 2, चल यहाँ से देख लो। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ। तो 2 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। ठीक, और 3 की पावर 1 ही है, और 7 की पावर 1। ठीक, अब इस पर आ जाओ। 2 से कटेगी, हाँ 2 से कट जाएगी 27 पर। अब 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि बाद में एक विषम संख्या है, और जिसके बाद में विषम संख्या होती है वो 2 से कतई नहीं कटती। ठीक है, अब 3 से देखो, 3 से कटेगी, तो इनके अंकों को जोड़ दो। 7 और 2 9, 9 कटता है 3 से, हाँ तो 3 से कटेगी। 3 9 27, 9 कट जाएगी 3 से, हाँ 3 से 3 कट जाएगी, यस। ठीक, तो 2 की पावर कितनी है, सिर्फ 1 ही है, गुणा 3 की पावर कितनी है 1 2 3, 3 की पावर 3, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF। HCF में मैंने क्या बताया था, वो ऐसी संख्या देखो जो दोनों में कॉमन हो और उसकी सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की छोटी पावर है 1। ठीक है, तो LCM कितना, HCF कितना आ जाएगा हमारा 3। 2 है, हाँ है, 2 है दोनों में कॉमन, हाँ है। तो 2 की छोटी पावर क्या है
1, तो फिर ले लेंगे 2, यानी हमारा जो HCF आएगा इस बार कितना आएगा 6। याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, प्रत्येक गुणनखंड देखना है, जितने भी गुणनखंड है प्रत्येक का, जैसे 2 3 5 7 11, ठीक है। तो प्रत्येक की देखने सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे पहले देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4 गुणा, फिर उसके बाद है 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो क्या है 3 लेंगे, ठीक है। 3 की पावर 3 गुणा 5 है नहीं है 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है दोनों में 1, तो 7 की पावर 1। बस ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 16 गुणा 27 और गुणा 7, इसकी गुणन करो आपस में क्या आएगी बताओ। 16 सत्ते 112 गुणा 27 करके बताओ, इनकी आपस में गुणा क्या आएगी। इनका आपस में गुणा करने पाएगा हमारे पास 30 24। ओके, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, जांच के लिए मैंने अभी बताया था कैसे करेंगे जांच करेंगे। HCF कितना, संख्या क्या कहती है 336 और जी 54। HCF 336 और 54, इसका मतलब है 336 और 54 का HCF, और LCM 336 और 54, इसका मतलब है 336 और 54 का LCM। दोनों की क्या करनी है गुणा, बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 गुणा 54 के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो चलो करते हैं। LCM कितना आया था हमारा, HCF आया था 6, LCM कितना आया था, HCF आया था 30 24। देखो HCF कितना आया था 6 और जी LCM कितना आया था 30 24, तो वही हमने मान रख दिए यहाँ पे, ठीक, और गुणा, ठीक, बराबर पहली संख्या क्या है 336 गुणा दूसरी संख्या क्या है 54। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सब समझ में आया होगा। अब इनके आपस में गुणा करो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1 का 1, 6 तिया 18। जब इसकी आपस में गुणा करेंगे तो ये भी 18 144 ही आएगा। इस प्रकार जो LHS है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बराबर आगे कहीं के RHS के, यानी राइट हैंड साइड के। तो यानी ये क्या हो गया हमारा, सत्यापित हो गया कि हाँ दोनों संख्याओं का HCF और जी दोनों संख्याओं का LCM का गुणनफल कहीं के बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ये हमने सत्यापित कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जितने भी करवाए मैंने आपके समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM हमें ज्ञात करने हैं। ये इतने हार्ड सवाल नहीं है, जैसे हमने अभी पीछे HCF और LCM निकाले तो ऐसे ही इनके वहाँ पे 2 संख्या थी, यहाँ पे 3 संख्या दे रखी, और इनका HCF और LCM ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया था अभी। चलो फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन पर जितने भी है सभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 12 15 थोड़ी दूर पर लिख लेते हैं, 15 और जी 21, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन मतलब एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले इसे करते हैं, इनके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करो, बताओ 2 से कट जाएगी, ये तो अब तुम्हें भी पता चल गया होगा, ठीक है। 2 से कट जाएगी क्योंकि बाद में सम संख्या है 6, 2 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी 3, फिर 3 से कटेगी, यस, ठीक। अब ये संख्या कैसे कटे, 2 से कटेगी नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, हाँ 3 से कट जाएगी। अब 5, अब कैसे 5 से 1, ठीक। अब ये 2 से कटेगी नहीं कटेगी, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगी, 5 से नहीं, फिर 7 से, हाँ, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना तुम कि जो हमें संख्याएं काटनी पीटनी है वो हमेशा भाज्य संख्या का जो क्रम होता है ना, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, उसी क्रम के अनुसार काटनी है। वरना अगर इधर उधर से काटोगे कि पहले 2 से काट दी, 3 से काट दी, फिर 5 से, फिर 19 से, फिर 7, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न मतलब अगर किसी संख्या को उसे क्रम से करोगे ना तो ही समझ में आएगा वो सही। चलो इसे गुणनखंड के रूप में लिखो, इसको लिखेंगे 2,
बताओ 2 की पावर कितनी है, 1 2, 2 की पावर कितनी है 2, गुणा 3, 3 की पावर कितनी है सिर्फ 1, तो 3 की पावर 1। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए, इसके गुणनखंड करो। 2 की पावर कितनी है ही नहीं। ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक, यहाँ पर 2 है नहीं है तो छोड़ो। 3, हाँ 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक, 7, फिर 7 की पावर 1। अब हमें निकालना है इनका क्या, HCF। इनका HCF 12, 15 और 21 का। ठीक है, फिर निकालना है इनका LCM कितने का, 12, 15 और 21 का। बताओ निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे बताया था मैंने। HCF के लिए मैंने बताया था एक ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो, पहले दोनों में अब तीनों में। तीनों में कॉमन क्या है हमारी, 3 3 3। और तीनों में कॉमन देखने के बाद फिर देखना है किस छोटी, सबसे छोटी पावर क्या है उस संख्या की। तो उस संख्या की सबसे छोटी पावर है 3 की पावर 1। और कोई संख्या कॉमन है नहीं है, तो हमारा 3 ही हमारा क्या आ गया, HCF। ठीक, अब देखते हैं LCM। LCM में मैंने क्या बताया था, प्रत्येक गुणनखंड, जैसे इसमें 2 3 5 7 आ रहा तो 2 3 5 7 की। ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लेनी है। बताओ, सबसे पहला गुणनखंड लेते हैं हम 2। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है दोनों में, फिर तीनों में 2, तो 2 की पावर 2 गुणा। दूसरा अगला गुणनखंड क्या है 3। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, 3 की पावर 1। फिर अगला क्या है 5, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। ठीक, फिर है 7, 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। तो ये हमारा LCM आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 4 ते 12 पंजे 60 गुणा 7 बराबर 420। यह आएगा हमारा LCM और ये आ जाएगा हमारा HCF। ठीक है, बताओ कहीं दिक्कत आई कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इसमें। ठीक है, बस सवाल समझ में आ जाए वही है, वो वही एक सिस्टम है। मतलब अब खुद करके देखना, खुद अपने उस कॉपी में, मतलब कॉपी में जो नोट बनाओगे वो खुद बनाना, अपने खुद के हाथों से खुद करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं क्या संख्या दी हुई है, उनको अलग अलग करके लिख लो। 17, 23 और जी 29। तुम किसी तरीके से करते हो, ऊपर नीचे करके जैसे भी करो ऐसे कर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई मैंने एक के बाद जैसे संख्या लिखी है तुम भी ऐसे लिखो। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। बताओ 17 कहीं से कटेगी, 2 से नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 4 से 5 से, क्योंकि ये 17 एक खुद एक अभाज्य संख्या है। याद रखना 17 एक अभाज्य संख्या है खुद ही। ठीक है, तो ये सिर्फ 17 से ही कटेगी, बाकी और किसी से नहीं कटेगी। ठीक, और 23 भी एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 भी सिर्फ 23 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह भी 29 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। ठीक, इसके गुणनखंड करके लिखो। तो 17 की पावर 1 और कोई गुणनखंड है नहीं तो गुणा में 1 लिख लेते हैं वैसे ही, मतलब। ठीक है, वैसे 1 तो सभी के गुणा में होता है, लिखो या ना लिखो मर्जी है आपकी। ठीक, तो 23 की पावर 1 गुणा 1, 29 की पावर 1 गुणा 1। ठीक, ये मतलब इस तरीके से ऐसा बता रहा हूँ मैं, मतलब जो तुम्हें आसानी हो जाए HCF निकालने में। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF और जी LCM। HCF निकालेंगे 17, 23 और 29 का, और यहाँ पे LCM निकालेंगे 17, 23 और 29 का। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था पहले ऐसी संख्या देखते जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है 1, क्या है 1, और कोई तो नहीं है नहीं, तो 1 ही हमारा क्या आ जाएगा HCF। ठीक, अब निकालना है LCM। LCM क्या बताया था मैंने, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसमें नहीं है 3 5 7 कुछ नहीं है, बस क्या है 17। 17 की सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें 1, तो 17 पावर 1। 23, तो 23 की सबसे बड़ी पावर 1। 29 की सबसे बड़ी पावर 1। तो इनकी गुणा कर देना, 17 23 गुणा 29, जो गुणा करके आएगा वही हमारा क्या होगा LCM।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपके समझ में आए। इनकी गुणा कर लेना, ठीक है, गुणा करके देख लेना, वही एलसीएम आएगा, गलत नहीं होगा, सेम आएगा, ठीक है, सही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे इसमें स्पेस नहीं है इतना कि मैं अलग अलग सारे क्वेश्चन वो करके दिखाऊँ एक ही जगह, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमेंट में ज़रूर एक बार बता देना कि मतलब थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हो तो भी सही है, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 8 का 9 का और जी 25 का 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। गुणनखंड विधि यही होती है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। बताओ 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 1, ठीक। अब इसे काटो, इसके गुणनखंड निकालो। 3 से 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक। अब नहीं कटेगा किसी से भी। और याद रखना, अगर किसी के गुणा में मतलब कोई संख्या ना हो, जैसे 25 है तो इसके गुणा में 1 रहता है, अगर कोई भी कॉमन ना दिखाई दे तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, याद रखना ही हमेशा, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो इसके भी निकल गए गुणनखंड। अब इनको गुणनखंड को लिख लो। इसके कितने हैं, 2 की पावर कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 की पावर 3। इसमें 3 की पावर 2, ठीक, और इसमें 5 की पावर 2। मतलब मैंने अभी बताया था कि अगर किसी के उसमें कोई कॉमन ना दिखाई दे तुम्हें, तो सबके गुणा में 1 कर लेना, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। एचसीएफ निकालने में आसानी रहेगी तुम्हें, ठीक है। तो हमें निकालना है, 2 चीज़ निकालनी है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ किसका निकालना है, 8 9 25 का, 8 9 25 का ही एलसीएम निकालना है, ठीक। अब करो, बताओ एचसीएफ में क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तीनों में कॉमन क्या है, 1, और कुछ है नहीं, तो बस एक ही क्या होगा, एचसीएफ, ठीक। फिर एलसीएम। एलसीएम में क्या बताया था मैंने, सबसे प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लेनी है। सबसे पहले देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, पहली बात तो 2 सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 8 गुणा 9 गुणा 25 आ जाएगा 72 गुणा 25, और ये 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 5 80, ये 1800 हमारा क्या आ जाएगा इस वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या है 1 और एलसीएम कितना है 1800। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन भी जो है आपके समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले तरीके का। यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया कि एचसीएफ जो है 306 का और 657 का। अच्छा ये कोष्टक में दे रखी है ना संख्या, ये संख्या है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि 306 का और 657 का एचसीएफ क्या है, 9 है। कितना है एचसीएफ, 9, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। यानी एक संख्या क्या दी हुई है 306, दूसरी संख्या क्या दी हुई है 657। हमने अभी बताया था क्या, अभी हमने पीछे एक जांच भी करी थी, याद हो तुम्हें, कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अभी पीछे करा था ना ये क्वेश्चन, एक तरीके ऐसे ही जांच करी थी उसमें। तो इसमें बस मान रख देंगे और कुछ नहीं। बताओ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सी है, 306 और दूसरी क्या है 657, दोनों का गुणनफल निकाल लिया। एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम दिया हुआ नहीं, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9। अब ये तो सभी को पता होगा कि यहाँ पे 306 गुणा 657, यहाँ पे गुणा में है, कहीं में गुणा में, तो इधर जब इक्वल के इधर लाएंगे तो ये कहीं में आ जाएगा भाग में यानी बटे में,
बराबर एलसीएम। ठीक, ये तो सभी पता होगा भाई 10वीं क्लास में आगे। ठीक है, अभी इससे इस संख्या को काटेंगे, मतलब विभाजित करेंगे। 9 से काटो, 9 27 और 9 चौक 36, 34 बार कट जाएगा। यानी एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 34 गुणा 65। करो आपस में गुणा। आपस में गुणा करने के लिए सबसे पहले एक आसान तरीका है कि इस संख्या को दो संख्या में तोड़ लो जो आपके पहाड़े याद हो। ठीक है, 13 पंजे 65। पहले 13 से गुणा कर दो, फिर 5 से गुणा कर दो। ठीक, 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौका 52, 13 3 39 और 5 44 गुणा, फिर 5 से कर देना तो 65 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, 5 दूनी 10, 1, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल को 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास, 22 10। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो मतलब इससे आसान कोई तरीका नहीं है कि भाई इससे भी आसान करके तुम्हें कोई समझाए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन भी यहीं पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम n का कोई मान रखें यहाँ पे तो क्या संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, संख्या 0 पर समाप्त होने का मतलब है जैसे 2 0 1 0 2 2 0 102 0। ठीक है, यानी बाद में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वो सवाल में यही कह रहा है कि क्या कोई इसकी अगर हम n की कोई भी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख दें तो क्या बाद में वो 0 आ सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखना आप, वो क्या, वो ये कि बताओ, मतलब अगर बाद में मतलब कोई संख्या है, ठीक, संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, बताओ, संख्या जो है 0 पर समाप्त कब होगी, जब होगी जब उसके दो गुणनखंड होंगे, क्या 2 और 5, उनके गुणनखंडों में 2 और 5 आएंगे। ठीक है, तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी, याद रखना। ठीक, तो जब हम 6n को लेते हैं, 6n इसे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। ठीक, 2 आ गया लेकिन 5 नहीं आएगा, आ गया 5 तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि इस संख्या में n का कोई भी मान रख दो लेकिन वो संख्या फिर 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक 0 जो है वो 2 और 5 के दो गुणनखंडों से मिलकर बनता है, 2 और 5 से। ठीक, तो अब इसको मतलब आंसर में लिख दोगे क्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि 6n के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 के रूप में गुणनखंड नहीं आ रहे हैं। ठीक है, या उसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए संख्या क्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, लिख दोगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरे 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 ख्याल से आप कर लोगे इस सवाल को। मतलब अब ये लिखना है कि क्या क्या लिखना है, किसी की प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, या फिर उसको 2 गुणा उसके गुणनखंडों को 2 गुणा 5 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। बस इतना ही आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या करनी है। क्या क्या व्याख्या करनी है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इससे अगर आपको भाज्य संख्या की परिभाषा पता है तो भी आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे। कैसे, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक मतलब जैसे हमने 3 लिया तो 3 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 3 और 1। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या जैसे हमने लिया 12, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं 2 से अधिक भी हो सकते हैं, याद रखना। ठीक है,
और इसका 1 भी है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हमने 24 लिख लिया। 24 को कैसे लिखा है, 2 × 3 × 2, ठीक। हमने लिख लिया 120, तो इसके भी कितने हो गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो इसके भी, तो ये भी क्या है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य है। और जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक उस खुद और एक वो क्या, वे क्या होती है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य ये कह रहा है। अब सवाल देखो, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि व्याख्या करनी है कि ये जो है, ये मतलब एक वर्ड छूट रहा है इसमें, भाज्य संख्या है क्यों है, ठीक है। ये बताना है कि भाज्य संख्या है क्यों है, ठीक। चलो बता देंगे। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये संख्या लिख ली हमने, ठीक है, 7 × 11 × 13 और +13। तो अगर आप देख रहे हो तो ये संख्या लगे, ये संख्या लगे, दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 13। यहाँ पे 7 × 11 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 1, क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक। यहाँ पे 13, ये कितना हो गया, 77 + 1, कितना हो गया, 13, 77 और 1 78। ओके। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × 13 × 2 × 3। तो बताओ इसके कितने गुणनखंड आ गए, 1, 2 और 1 3, कितने गुणनखंड आ गए, 3, ठीक है। हमारे पास कुल 3 गुणनखंड आ गए। और अभी मैंने बताया कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, या 2 से अधिक ले लो, 2 या 2 ना लो, बस क्या ले लो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वह क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसलिए जो संख्या दी गई है हमें, उसके कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, इसलिए वह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आया, कर लोगे। अब एक बार और बताऊं, चलो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखो सवाल में दिया है 7 × 11 × 13 और जी +13। हमने दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 7 × 11 बच गया और यहाँ पे बच गया 1, ठीक। तो 13, 77 + 1 कितना हो गया, 13 × 78, 78 के टुकड़े कर दो। जब 78 के टुकड़े करेंगे तो 13 × 13 × 6 हो जाएगा। अब 6 के भी अगर हम गुणा टुकड़े करना चाहो तो 6 को किस तरह लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखो इसके तीन वो आ गए गुणनखंड, 1, 2 और 1 3। ये एक ही है, याद रखना, 13 अलग अलग नहीं है, एक ही गुणनखंड है, ठीक है। तो 3 गुणनखंड आ गए। और जबकि हमें भाज्य की परिभाषा पता, भाज्य तो भाज्य के रूप में तो व्याख्या करनी है, भाज्य की हमें परिभाषा पता है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या क्या है, भाज्य। और सिंपल ऐसे ही अभिषेक कर लेना, ठीक है, इसको खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्तीय पथ है, सोनिया 18 मिनट लगते हैं और जबकि चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, जब भी आपको क्वेश्चन में कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये वाले लाइन दे रखी हो, तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। अब बता दें मैंने, जब भी लाइन ये वाली लाइन आए उसमें क्वेश्चन में, तो एलसीएम ही निकलेगा। एलसीएम किस किस का निकलेगा, जो डिजिट दी होगी हमें, जैसे 18 और 12। और एलसीएम निकालने पे आंसर हमेशा जो समय दे रखा हो उसी में आएगा। जैसे अगर घंटे दिया होता तो घंटे में आता, मिनट दे रखा है तो मिनट में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे 18 दिया हुआ है और जी 12 दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए काटो, 2 नम 18, 2 से कट जाएगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 और 3, ये 2 6 2 3 और 3 1, ठीक। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था, इसके टुकड़े कैसे लिखेंगे, बताओ इसके टुकड़े कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2 × 3 कितने हैं, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2,
इसे 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर 1। ठीक, एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम कैसे निकलेगा बताओ। एलसीएम मैंने बताया था प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लेंगे। बताओ एक को क्या है इसमें 2, एक गुणनखंड क्या है 2, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, गुणा एक है 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 36 मिनट। आंसर हमेशा कहीं में आएगा जो जो दे रखा हो हमें, जैसे समय में दे रखा है तो समय, किलोमीटर दे रखा तो किलोमीटर, जो भी दे रखा हो मान इकाई मतलब उसी में आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आंसर देना हो तो कितने समय बाद 36 मिनट बाद, कितने समय बाद 36 मिनट बाद क्या करेंगे मैं पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अगर मतलब ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन जो है समझ में ना आया हो तो उसे कमेंट में बताना कि मतलब क्वेश्चन का नंबर डाल देना कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसको मतलब दोबारा रिपीट करके एक तरीके से शॉर्ट वीडियो बना कर डाल दूँगा। ठीक है, और अगर सब समझ में आए हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, कमेंट में बता देना कि मतलब समझ में आए थोड़े बहुत या नहीं आए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।